अक्सर सुनने को मिलता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब $1 जो है $4 के बराबर था। आज भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर चला गया। पहली बार इसकी वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले 90 के जो है स्तर के पार पहुंच चुकी। रुपए में आई इस गिरावट का क्या कारण है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ देर पहले ही ये खबर आई है कि हर एक रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ जा रहा है और कहा जा रहा है सर कि अब तो ये 91, 92 के भी लेवल्स को पार करता हुआ जाएगा। सर, क्या स्थिति बहुत चिंताजनक है या क्या है ये पूरा मामला? नहीं, देखिए, स्थिति चिंताजनक जाहिर तौर पर है। और ये जो रुपए की गिरावट या अलग अलग लेवल्स आ रहे हैं और उसके बाद आज जब 90 का लेवल ब्रीफली एक बार ब्रीच किया, उसको 90.05 पे गया, फिर वापस आया। ये जो लेवल है दरअसल एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है जो रुपए ने क्रॉस किया है। एक शॉक के तौर पे लगातार रुपए के अलग अलग निचले स्तर बन रहे हैं और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रुपए जो है वो इस साल एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी रहा है। इससे जो ये जो शॉक्स रुपए के उसमें दिखाई दे रहे हैं, झटके जो एक लग रहे हैं, इससे एक जो चिंता बड़ी दिखाई दे रही विशाल, वो ये दिखाई दे रही कि कहीं ये एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस की शक्ल तो नहीं ले लेगी रुपए की गिरावट। यहाँ से सबसे बड़ा डर इस बात का पैदा हो रहा है। जी जी। अब सर कुछ ट्रेंड है, उसके बाद हम लोग आगे और चर्चा किए चलेंगे। देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत से ही जो रुपया है हर दिन गिरता जा रहा है। 2 दिसंबर को रुपया जो है 89.95 पर बंद हुआ। 1 दिसंबर का आंकड़ा है सर, रुपये 89.53 पर क्लोज हुआ। इस साल अब तक 4% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अगर नवंबर की बात की जाए सर तो 0.8% की गिरावट है। अब क्यों गिर रहा है रुपया, इस पर जो है चर्चा करते हैं सर। कहा जा रहा है कि इसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो है 50% का जो टैरिफ लगा दिया। इससे जो है चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं। दूसरा फैक्टर माना जा रहा है कि एफआईआईज़ की जो बिकवाली है वो जो है इसमें आग में जो है घी डालने का काम किया है। कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 से अब तक अगर देख लिया जाए तो 1.03 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है। इसके अलावा तेल और जो सोने की जो कंपनियां हैं वो हेजिंग के तौर पर जो है डॉलर खरीद रही है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं सर डिकोड कर। बाकी आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या यही वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से रुपए में गिरावट आ रही है या कोई और बड़ी वजह है? नहीं, देखिए, रुपए की गिरावट के मोटे तौर पे यही 2-3 फैक्टर हैं। एक जो आप बता रहे हैं, लगभग इस साल अब तक जो है $17 बिलियन की बिकवाली एफआईआईज़ कर चुके हैं इंडियन इक्विटीज़ की। तो भारत के शेयर बाज़ारों से पैसा जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार निकाल रहे हैं। ये आउटफ्लो रुपए पे भारी पड़ रहा है। दूसरा बड़ा संकट जो पैदा हुआ है वो पैदा हुआ है अमेरिका के साथ किसी ट्रेड डील का न हो पाना। एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी लेवल की अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है, अमेरिका के साथ भी लगातार बात चल रही, लेकिन कोई ट्रेड डील मुमकिन नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमी के लिहाज से ये एक बड़ा जोखिम जो है वो है और इस वजह से रुपए पे प्रेशर बना हुआ है। तीसरा एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है इम्पोर्टर्स का जो है खरीदारी के लिए डॉलर का पेमेंट करना। इम्पोर्टर्स को अपने जो भी सामान मंगा रहे हैं उसके लिए उनको डॉलर में पे करना पड़ रहा है। वो जब डॉलर जा रहा है तो आउटफ्लो है डॉलर का और इस वजह से रुपए पे यहाँ प्रेशर बन रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है अभी भी कि आरबीआई के पास अभी भी लगभग $680 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। रिजर्व बैंक दरअसल इंटरवेंशन रुपए में अभी किसी तरह का नहीं कर रहा है। सर, इसी को लेकर एक सवाल उठता है कि पहले हम लोग जब इस खबर को लेते थे, कभी डिकोड करने की कोशिश करते थे, तो पहले खबर आती थी कि आरबीआई इंटरवीन करता था, कहता था कि बहुत गिर रहा है, हम थोड़ा सा जो है अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर ले रहे हैं और उसको बेच रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। अब क्यों ये फ्री फॉल होने दे रहा है आरबीआई, ये हम समझना चाहते हैं आपसे। इसके पीछे देखिए 2 बड़ी वजह समझ में आती हैं जो जानकार मानते हैं। एक तो वजह यह है कि आरबीआई चाहता है कि रुपए को उसकी एक्चुअल वे में सेटल होने दिया जाए, स्टेबलाइज होने दिया जाए। इन्फ्लेशन समेत जो तमाम दूसरे फैक्टर हैं उनके आधार पर रुपए की एक्सचेंज वैल्यू तय हो। इसलिए आरबीआई इस मार्केट में जो एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, उसमें किसी तरह का दखल नहीं देना चाहता। यानी रुपए अपने किटी से निकाल के मार्केट में डाले और इस तरह से एक आर्टिफिशियली
माफ़ कीजिएगा डॉलर बेचे और एक इस तरह से एक आर्टिफिशियली रुपए को बचाने की कोशिश करे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चूंकि अमेरिका के साथ अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, ऐसे में रिजर्व बैंक ये चाहता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। यानी जो एक्सपोर्टर हैं, जो दुनिया के दूसरे देशों में सामान भेज रहे हैं, वहाँ से उनको जो कमाई होगी वो डॉलर में होगी, और उस डॉलर को जब वो देश में बनाएंगे तो उसके बदले उनको एक ही डॉलर पे ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो इसके जरिए एक स्ट्रेटजिक तौर पे रिजर्व बैंक लॉन्ग टर्म फॉर्म में रुपए को उसके रेजिलियंस के हिसाब से छोड़ना चाहता है कि रुपए खुद अपना एक स्पेस या अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करे। प्रवीण सर, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है बहुत सारा जो सामान है वो विदेशों से मंगाता है। जिस तरह से 85% से अधिक जो है हम लोग तेल का इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल का, उसके अलावा मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम जो चीज़ें हैं वो हम लोग जो है विदेश से मंगाते हैं। तो कहा जाता है कि इन सब का जो पेमेंट है वो डॉलर में किया जाता है, इसलिए जो है आयातक को जो है बड़ी मात्रा में जो है डॉलर खरीदना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और फिर हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता है। और इसके अलावा सर ये भी आता है कि भारत का जो आयात है निर्यात से ज़्यादा है, ये भी एक पॉइंट है, बहुत रोचक पॉइंट है। इससे भी जो है कहा जा रहा है कि रुपए पर दबाव बढ़ता है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपसे समझना चाहूँगा। नहीं, यहाँ से जो अब आपने बात कही, यहाँ से बात आती कि हमारे घरों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। विशाल, एक आम आदमी के लिए रुपए का डेप्रिसिएट होना किस लिहाज से मायने रखता है, ये सवाल है। हमारी आपकी जेब पे क्या असर पड़ने वाला है। और यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि जब आप इंपोर्ट के कैटेगरी में जाते हो, जब आप अपने इंपोर्ट्स को देखते हैं, तब समझ में आता है कि दरअसल इम्पैक्ट पड़ने कहाँ वाला है जी। अब जैसे आपने बताया कि क्रूड ऑयल का 90% भारत की जो ज़रूरत है वो इंपोर्ट होती है। फर्टिलाइजर्स, यूरिया हो गया, ये सारा इंपोर्ट होता है। और जो भी इंपोर्ट हो रहा है या जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, दोनों चीज़ों में क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया अभी डॉलराइजेशन पे टिकी हुई है, डी डॉलराइजेशन का जो एक सपना है वो अभी शक्ल ले रहा है, अभी उसमें वक्त लगेगा। तो सारा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में है। आप जो चीज़ मंगा रहे हैं वो डॉलर में मंगा रहे हैं, आप जो चीज़ भेज रहे हैं उसका पेमेंट भी आपको डॉलर में हो रहा है। तो अब आप क्रूड जब मंगाते हैं 90% अपनी ज़रूरत का, तो आप उसको डॉलर में पेमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है क्रूड ऑयल के लिए वो बढ़ेगा, फर्टिलाइज़र के लिए इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, आपका जो एडिबल ऑयल है, भारत की 60% ज़रूरत जो एडिबल ऑयल की है, खाद्य तेल जो है उसकी ज़रूरत वो 60% वो इंपोर्ट से पूरा करता है। यहाँ भी आप डॉलर पे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या तमाम दूसरी जो सर्विसेज। मेरे पास एक आंकड़ा है, जिस तरह से आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर दिया कि जिस तरह से दुनिया भर में जो डॉलर का दबदबा है उससे रिलेटेड एक डेटा है। देखिए, डॉलर जो कहा जाता है सर सबसे स्थिर करेंसी मानी जा रही है। सेंट्रल बैंकों की जो है 57% से लेकर 60% जो करेंसी रिजर्व्स है वो डॉलर में है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि दुनिया का जो है 39% जो कर्ज है वो डॉलर में है। चौथी पॉइंट ये कहा जा रहा है सर कि दुनिया का करीब 50 से 60% जो है व्यापार ट्रेड कहिए वो डॉलर में होता है। तो जिस तरह से जो दुनिया भर में डॉलर का दबदबा है वो भी देखने को मिल रहा है। और आपसे समझना चाहेंगे डी डॉलराइजेशन वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत जोरों शोरों से देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अब आपकी जेब पे इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। जब एडिबल ऑयल हो सकता है महंगा हो क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो सरकार के सामने या OMCs के सामने ये सवाल पैदा होगा कि क्या आप पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जाएं। तो इस तरह की चीज़ें महंगी हो सकती हैं, इसका असर पड़ सकता है आपकी जेब पे। दूसरा असर आपकी जेब पे ये पड़ सकता है कि जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं तो फॉरेन एजुकेशन आपकी महंगी पड़ सकती है। टूरिज्म भी महंगा हो जाएगा सर। टूरिज्म महंगा पड़ जाएगा अगर आप विदेश में घूमने फिरने जाना चाहते हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं सर और काम कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनको ज़्यादा है, अधिक पैसा मिलेगा। हाँ, अगर आप उस पैसे को इंडिया में रेमिटेंस के थ्रू लाते हैं, या मान लीजिए आप भारत आ रहे हैं और आप डॉलर लेकर आए, यहाँ पे आपने उस डॉलर को खर्च किया, तो आप भारत में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। इसका असर ये होगा जी। लेकिन एक बात और भी है कि जो 1947 से अब तक पूरा का पूरा डॉलर के आधार पे एक्सचेंज रेट को तय करने का पूरा तरीका भी विशाल बदला है जी।
सर मेरे पास एक और रोचक जानकारी है। जिस तरह से कहा जाता है, मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था कि जब आज़ादी के समय था उस समय 1947 में सर, जो रुपए वर्सेस डॉलर का मैं बात बता रहा हूँ, उस समय $4 के आसपास हुआ करता है। 83 में ये बढ़कर 10 हुआ, ₹1 के बराबर। 91 में ये 20 पर आया, 93 में 30, 1998 में ये बढ़कर 40, 2012 में 50, 14 में 60, 2018 में 70, 2022 में 80 और अब की स्थिति ये है कि 90 के पार जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरह से अब लग रहा है सर कि कुछ ही इस दिनों में पूरे जो 47 से अब तक का जो रुपए का सफ़र है डॉलर के विज़ाविज़, उसमें देखने वाली बात यह है कि इसको एक्सचेंज रेट को तय किस तरह से किया गया। 47 से लेकर तकरीबन 91 तक सरकार की नीति ये थी कि रुपए को सरकार कंट्रोल करेगी, उसका एक्सचेंज रेट सरकार तय करेगी। उसके बाद एलपीजी रुपए सरकार उसको कंट्रोल करती थी, सरकार रुपए का एक्सचेंज रेट तय करती थी जी। इसके बाद 91 में जब सरकार लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेके आई, उदारीकरण की शुरुआत हुई, वहाँ से सरकार ने मार्केट फोर्सेस के हाथों इसको छोड़ा या थोड़ा सा उदार एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई। और उसके बाद से हम फिर देखते हैं कि रुपए की वैल्यूएशन जो है वो धीरे धीरे, भारत का कद भी बढ़ा आर्थिक तौर पर और धीरे धीरे रुपए की डेप्रिशिएट होता होता और अब आकर 90 का एक जो बेहद अहम पड़ाव है वहाँ पहुँचा। और इसके साथ कुछ जो रिस्क है वो भी विशाल यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्या 92 पे रुपए पहुँचेगा, ये एक बहुत बड़ा आप मार्केट एक्सपर्ट्स का भी हम लोगों ने कमेंट लेने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि 90 रुपए का जो स्तर है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मनोवैज्ञानिक जो सीमा है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर जाने के बाद जो है गिरावट और जो है बढ़ सकती है। तो 91, 92 इज़ द न्यू टारगेट। और फिर उसके बाद उन्होंने ये दूसरा पॉइंट भी दिया है सर कि अगर आरबीआई जो है ब्याज दरें कम करता है तो भी रुपया और गिर सकता है। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट ये कहा गया है कि अगर भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो जाती है तो वहाँ से जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। रुपए में रुपया थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिख सकता है। हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं, लेकिन ये अगर ट्रेड डील होती है जाहिर तौर पे ये एक पॉजिटिव साइड होगी। लेकिन भारत का फिस्कल डेफिसिट, भारत के मैक्रो को लेके भी एक बड़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो चाहे जीडीपी नंबर हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, इनको लेके क्या जो मार्केट है या जो ओवरऑल आउटलुक है वो क्या कमज़ोर नज़र आ रहा है भारत के मैक्रो इकोनॉमी के आउटलुक को लेके, उस वजह से भी रुपए कमज़ोर हो रहा है। क्या उसका असर भी रुपए पे दिखाई दे रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पे भी सरकार को या आरबीआई को एक्शन लेने की जरूरत विशाल पड़ सकती है। और सर सबसे मज़ेदार बात यह है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक की शुरुआत आज से हो चुकी है, 3 से 5 तारीख तक चल रही है। और उस दौरान ऐसी खबरें आना, उसके बाद मुझे ज़रूर लगता है कि उनके जो नोटबुक में, उनके एजेंडा में ज़रूर ये बात होगी। बिल्कुल, और वो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी शुरू हुई है और संसद का सत्र भी चल रहा है। तो सरकार के लिए भी एक बड़ी आफत है कि कल को विपक्ष मुद्दा उठा दे, संसद में खड़ा होकर कहेगा कि साहब 90 के पार आपने पहुंचा दिया रुपया को। नहीं, इसके अलावा ये भी एक पॉइंट आता है सर कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि देखिए रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस लेवल की भी बातें सामने आती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगले साल के एंड तक रुपए 92 के लेवल पर भी पहुंच सकता है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अगले साल 2 से 5% डॉलर भी कमजोर हो सकता है।